नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद से ही विपक्ष की कई बड़ी पार्टियां या तो टूटने की कगार पर है या फिर पूरी तरीके से टूट चुकी हैं, या कहें कि उन्हें तोड़ दिया गया है। आलम यह है कि कुछ पार्टियों के अंदर ही अंदर बगावत की आग सुलग रही है, तो कुछ पार्टियों के सांसद अब पाला बदलकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को समर्थन देने की पूरी तैयारी में हैं। अमूमन देश की राजनीति में पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड देखा गया था कि जब भी बीजेपी किसी राज्य में चुनाव हारती थी तो विपक्ष आरोप लगाता था कि विधायकों की तोड़फोड़ करके बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग नजर आ रही है। इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी प्रचंड जीत हासिल कर चुकी है। महाराष्ट्र में भी उसने अपनी सरकार बनाई, यानी इन राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। बावजूद इसके अचानक ऐसा क्या हुआ कि बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्षी सांसदों को तोड़ा जा रहा है। ममता बनर्जी की टीएमसी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अंदर इस वक्त ऐसा तूफान आया हुआ है कि ये दोनों पार्टियां लगभग टूट गई हैं। आलम यह है कि विपक्ष के कई सांसद अब पाला बदलकर खुलकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को समर्थन देने की पूरी तैयारी में है। तो आखिर में ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए राज्यों में सरकार बनने के बाद भी दिल्ली के अंदर सांसदों की इतनी बड़ी खेप को अपने पाले में करने की कोशिश बीजेपी पार्टी या कहे कि एनडीए कर रहा है। इस समय देखिए, देश की राजनीति में पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है उसे भी आपको समझने की जरूरत है, जिसकी भनक शायद ही आम आदमी को पूरी तरीके से है। आज हम बात करने वाले हैं संसद के उस मैथमेटिक्स की जो अगर बदल गया तो देश का नक्शा और चुनाव का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। दरअसल मोदी सरकार दो ऐसे बड़े और ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन पास कराना चाहती है जिसके लिए सिर्फ आम बहुमत काफी नहीं है। इसके लिए चाहिए 2/3 बहुमत, यानी एक जादुई आंकड़ा। पहला बड़ा बदलाव है लोकसभा सीटों का विस्तार, डिलिमिटेशन बिल। सरकार लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 815 करना चाहती है। दूसरा बड़ा चेंज जो करना चाहती है वो है एक देश एक चुनाव, यानी पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना। अभी हमारे देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं। सरकार चाहती है कि साल 2011 की जनगणना को आधार बनाकर नया परिसीमन किया जाए, यानी सीटों का बंटवारा किया जाए। अगर ये बिल पास हो जाता है तो देश में लोकसभा की सीटें बढ़कर 815 हो जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए यूपी की सीटें मान लीजिए 80 से बढ़कर सीधे 120 हो सकती हैं, यानी पूरे 50% की बढ़ोतरी। इसी तरीके से तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59 हो सकती हैं। कांग्रेस और जो साउथ की पार्टियां हैं जैसे तमिलनाडु की डीएमके का आरोप है कि ये दक्षिण भारत के राज्यों के साथ सरासर नाइंसाफी है। दक्षिण के राज्यों ने देश की आबादी को कंट्रोल करने में अच्छा काम किया, जबकि उत्तर भारत के राज्यों में आबादी तेजी से बढ़ी है। ये है दक्षिण की जो पार्टियां हैं उनका कहना है। तो दक्षिण की पार्टियां एक और तर्क देती हैं कि क्या जनसंख्या कंट्रोल करने का खामियाजा जो है, या कहें कि इसकी सजा हमें दी जा रही है। हमने तो अच्छे के लिए जनसंख्या को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन इस डिलिमिटेशन के जरिए हमारे साथ नाइंसाफी की जाएगी और इसका नतीजा ये होगा कि उत्तर भारत की सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और देश की राजनीति पर सिर्फ एक तरीके से नॉर्थ इंडिया का कब्जा हो जाएगा। और इसी वजह से डीएमके इस बिल का संसद में विरोध कर रही थी और कर रही है। इस बिल के तहत सरकार चाहती है कि बार बार होने वाले चुनावों के खर्च और समय को बचाया जाए और पूरे देश में एक साथ चुनाव कराया जाए। फिलहाल ये बिल संसद की एक जॉइंट कमेटी के पास है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बीजेपी इसके जरिए क्षेत्रीय यानी जो लोकल पार्टीज हैं उनको खत्म करना चाहती है, क्योंकि राष्ट्रीय लहर में क्षेत्रीय मुद्दे दब जाएंगे। अब बात आप इसकी भी कर लीजिए कि इन बिलों को पास कराने के लिए सरकार को कितने सांसदों की जरूरत है, जिस पर इतना बवाल हो रहा है। देखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में लिखा है कि अगर आपको संविधान में कोई बड़ा चेंज कराना है तो आपको संसद के दोनों सदनों में
से 2/3 बहुमत साबित करना होगा। यानी जितने सांसद उस दिन सदन में मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से 66% से ज्यादा का समर्थन चाहिए किसी बिल को पास कराने के लिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोकसभा का अभी का जो गणित है उसे भी समझ लीजिए, जो जादुई आंकड़ा है वो है 2/3 बहुमत, यानी 362 सीटें। एनडीए की शुरुआती स्थिति 292 सीटें थी, यानी सरकार जो जादुई आंकड़े से लगभग 70 सीट दूर थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में विपक्ष के खेमे में जो बगावत हुई, उसने इस दूरी को कम करने का काम किया। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 20 सांसदों ने पाला बदल लिया और ये सांसद नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई के नाम के एक नए गुट में शामिल हो गए। हालांकि एनसीपीआई को लेकर भी काफी सारी बातें हुई थी। ये कहा गया कि एनसीपीआई तो खुद भी नहीं जानती कि जो सांसद उनकी पार्टी में आ रहे हैं उनकी इस बारे में जानकारी ही नहीं है, और एनसीपीआई का नाम तो लोग गूगल तक पर ढूंढने लगे कि आखिर में ये कौन सी पार्टी है जो कि जिसमें कि जो ममता बनर्जी की पार्टी से टूटे हुए सांसद है वो जा रहे हैं। और काफी ज्यादा इस पर भी खबरें बनी और मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। और अब ये भी खबर सामने आई कि इन्होंने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। इस एक झटके से एनडीए की ताकत 292 से बढ़कर सीधा 312 पहुंच गई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के भी 6 सांसद औपचारिक रूप से अलग होकर एक नए गुट में शामिल होने जा रहे हैं, जो शिंदे गुट या एनडीए समर्थित होगा। अगर ये 6 सांसद भी जुड़ जाते हैं तो एनडीए का आंकड़ा 318 पर पहुंच जाएगा। दिल्ली में शिवसेना की संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में 9 में से सिर्फ 3 लोकसभा सांसद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजे पहुंचे। पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी कर दिल्ली में होने वाली बैठक में मौजूद रहने का निर्देश दिया था कि भाई आप सभी लोग इकट्ठा रहेंगे। बैठक में पहुंचे सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि जो सांसद नहीं आए पार्टी उनके खिलाफ नोटिस जारी करेगी। यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि हमारे सांसदों को किडनैप किया गया, जो बैठक में आएंगे वो हमारे साथ है, जो नहीं आएंगे वो गद्दार है। वहीं गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र पुलिस को 6 बागी सांसदों को Y+ सिक्योरिटी बढ़ाने का भी निर्देश दे दिया और यह भी कहा गया कि 6 सांसदों ने बुधवार सुबह 9:30 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को शिंदे गुट में विलय के लिए चिट्ठी भेजी। उधर संजय राउत ने लगातार दूसरे दिन बागी सांसदों को बहुत कुछ कहा। 318 तक पहुंचने के बाद भी एनडीए को लोकसभा में जादुई आंकड़ा 362 तक पहुंचना होगा, लेकिन अभी भी 44 और सांसदों के समर्थन की जरूरत है। ये 44 का फैसला कैसे तय होगा, इस पर भी सस्पेंस है। अब आप सोचेंगे कि सरकार ये बचे हुए 44 सांसद कहां से लाएगी, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक कड़ी देखें, एक रफ स्केच बनाकर देखें, तो हो सकता है कि तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके के पास 22 लोकसभा सांसद हैं। हाल ही में डीएमके विपक्षी इंडिया गठबंधन से अलग हो गए। इसकी वजह थी कि जिस तरीके से कांग्रेस ने तमिलनाडु में एक नई पॉलिटिकल पार्टी टीवीके को समर्थन दिया और उसके बाद डीएमके कहीं ना कहीं इस बात से कांग्रेस से नाराज नजर आई। अब अगर डीएमके एनडीए के पाले में आती है तो सरकार के पास 318 + 22 हो जाएंगी, यानी 340 सीटें। फिर भी 24 सीटें कम रहेंगी। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ हो सकता है कि कांग्रेस के सांसदों को तोड़ा जाए या फिर जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनको तोड़ा जाए, यानी यही तोड़फोड़ करके ये आंकड़ा जो है बीजेपी पूरा करने की कोशिश करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये चीजें इतनी आसान होंगी? तो देखिए, ये बहुत ही एक डिफिकल्ट चीज है। ऐसा नहीं है कि अगर ये जो रफ स्केच मैंने दिखाया कि ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन हो सकता है कि ये तमाम चीजें जो है ये अभी बहुत से राजनीतिक आप कह सकते हैं कि अनुमान लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि मैं जो डीएमके की बात कर रही हूँ, डीएमके जो थी डिलिमिटेशन के पहले विरोध में थी और काफी ज्यादा गुस्से में भी नजर आई थी। संसद के अंदर भी हमने ये नजारा देखा था। तो ऐसे में डीएमके को लेकर भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो एनडीए के पाले में चली ही जाएगी, क्योंकि एक बड़ा विरोध जो है वो डिलिमिटेशन का डीएमके की तरफ से भी रहा है। शरद पवार गुट की बात करें तो इनके पास 8 लोकसभा सांसद है। वैसे तो पवार साहब विपक्ष की बैठक में जाते हैं, लेकिन इतिहास पर अगर गौर करें तो मौका पड़ने पर उनके सांसद कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट के बिलों का समर्थन कर चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो इनके 3 सांसद हैं और जो खबर है इनका रुख भी बदला बदला नजर आ रहा है। बहरहाल ये 3 सांसद मोदी सरकार के बिल के पक्ष में जा सकते हैं, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं
वो कहीं ना कहीं इस पर एक मजबूत स्टैंड ले सकती हैं। बहरहाल ये जोड़ तोड़ तो जो है ये एक अंदाजा है। एनडीए के लिए लोकसभा में 362 का आंकड़ा छूना एक बहुत कठिन काम है। इसके लिए उन्हें कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के खेमे में बड़ी सेंध लगानी पड़ेगी और शायद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खेमे में सेंध लगाना बीजेपी के लिए उतना आसान तो होगा नहीं। अब मान लेते हैं कि अगर सरकार ने लोकसभा में जैसे तैसे मैनेजमेंट कर लिया, लेकिन असली परीक्षा तो जो है वो होगी राज्यसभा की। राज्यसभा का गणित जो है अगर आप उसे देखें तो देखिए उसमें कुल सीटें हैं 245 और जादुई आंकड़ा 164 सीटों का है। एनडीए की मौजूदा स्थिति जो है वो 148 सांसदों की है। तो अभी राज्यसभा की कुछ सीटों पर चुनाव चल रहे हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसदों के इस्तीफे के बाद जो सीटें खाली हुई उन पर उपचुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि इन सब के बाद एनडीए का आंकड़ा 155 पहुंच सकता है। और राज्यसभा में कितनी कमी है, तो 155 तक पहुंचने के बाद भी एनडीए को 2/3 बहुमत के लिए 9 और सांसदों की जरूरत होगी और ये 9 सांसद की कमी पूरी करने के लिए सरकार को 2 क्षेत्रीय दलों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा, जिसमें इसकी एक है बीजेडी। बीजेडी वैसे भी बीजेपी से काफी ज्यादा नाराज है और बीजेडी की बात करें तो इनके पास 5 राज्यसभा सांसद हैं, वहीं वाईएसआरसीपी इनके पास 7 राज्यसभा सांसद हैं। अगर इन दोनों पार्टियों का समर्थन इनके सांसदों को मिल जाता है तो राज्यसभा में मोदी सरकार जो है वो 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है, लेकिन ये चीजें इतनी आसान नहीं है। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहानी यही है कि मोदी सरकार देश के लोकतांत्रिक और चुनावी ढांचे में एक बहुत बड़ा बदलाव करने की कोशिश में है, जद्दोजहद में है। राज्यसभा का रास्ता लगभग साफ है, लेकिन लोकसभा में असली महाभारत होनी बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये तोड़ फोड़ जो है वो अपने आप में विपक्ष को और एकजुट करते हुए भी नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन फिर एक बार लोकसभा चुनावों के बाद आप कह सकते हैं फिर से मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है। ममता बनर्जी बंगाल की सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी में हम देख रहे हैं संजय राउत लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। हालांकि ये तमाम चीजें कैसे इस बड़ी चीज को रोक पाएंगी ये अपने आप में देखने वाली बात होगी भविष्य के अंदर। अब आने वाला जो मानसून या शीतकालीन सत्र होगा और जब ये बिल जो है संसद के पटल पर रखा जाएगा तो ये ऊंट किस करवट बैठता है अपने आप में देखने वाली बात होगी कि क्या देश में 815 लोकसभा सीटें होंगी, क्या एक देश एक चुनाव जो है वो हकीकत बन सकता है, या फिर ये सारी बातें हवा हवाई रह जाएंगी। ये अपने आप में अहम चीज है। बहरहाल आप लोगों को इस बारे में क्या कुछ लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।